हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि थंबनेल देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और लेटर के बारे में, ठीक है। जो कि एक और आपका अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो चुका है, राइट। ऑफर लेटर इशू हो चुका है। तो ये जो ऑफर लेटर इशू किया गया है, ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ डीएई है, ठीक है। जिसका पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपका बीएआरसी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट। और ये है हैवी वाटर बोर्ड। तो हैवी वाटर बोर्ड जो यूनिट है वो एक तरीके का क्या है, वो एक तरीके से प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है। जहाँ पर हैवी वाटर का जो है प्रोडक्शन होता है, राइट। एंड उससे रिलेटेड जो है आर एन डी वगैरह होता है हैवी वाटर से रिलेटेड। ओके, चलिए। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसके ऑफर लेटर में, ठीक है। तो जिनका जिनका हैवी वाटर बोर्ड में सिलेक्शन हुआ है ना, उनका जो है उनको उस यूनिट में जिनका पोस्टिंग हुआ है उनका लेटर आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से आया है, ठीक है। और ये कौन से जो है आपका कौन सा ब्रांच या ट्रेड कह लीजिए या कौन सा सब्जेक्ट वालों के लिए है, वो सब कुछ। और इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्या डिफरेंट बीआरआईटी से क्या डिफरेंट थिंग्स लिखा है ना। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, कैसे करना है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। इनके सारे पॉइंट्स को डिटेल से समझेंगे, क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कंफ्यूजन हो रहा है। तो एंड तक देखिए, एंड तक बने रहिए, ठीक है। आप लोग करते क्या हैं कि किसी वीडियो को एंड तक पूरा देखते नहीं हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी उस वीडियो में इंक्लूडेड होता है। मैंने ऐसे कई बार देखा है, ऐसे कई कमेंट्स देखे हैं कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसका आंसर उस वीडियो में होता है, लेकिन फिर भी आप लोग देखने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आई होप सो कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखेंगे इसको पूरा, ठीक है। उसके बाद ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, जिसका जो है डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉरी उसका लिंक होगा। और अगर कुछ पर्सनली जानना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा, ओके। उसका भी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये आया है आपका हैवी वाटर बोर्ड कहाँ से, हैवी वाटर प्लांट कोटा से, राइट। अभी ये केमिस्ट्री के लिए है, ओके। किसी अदर ब्रांच का भी इशू हुआ होगा, बट ये हमारे पास जो हमारे कांटेक्ट में थे वो केमिस्ट्री के थे, तो उन्होंने ये लेटर दिया है, ठीक है। तो हम इसमें वन बाय वन करके पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं और पूरा डिटेल्स समझते हैं कि क्या है, कैसे है और कब क्या करना है जिनको रिसीव हो गया है, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि विथ रेफरेंस टू द इंटरव्यू यू हैड एट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई ड्यूरिंग फरवरी टू मार्च, okay, I am directed to inform that you have been selected for a stipended training cat 1 at heavy water plant quota on a monthly stipend 24,000 for the first year and 26,000 for the second year plus book allowance 3,000, right. The duration of the training will normally be for a period of 2 years unless your period of training is extended, राइट। कहने का मतलब है कि फरवरी से अप्रैल के बीच में जो बीएआरसी मुंबई के सेंटर पे जो आपका इंटरव्यू हुआ था, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है किसमें, स्टाइपेंडेड ट्रेनिंग कैट 1 के थ्रू, ठीक है। जिसमें आपको फर्स्ट ईयर 24,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा और सेकेंड ईयर जो है वो 26,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा, राइट। अब इसमें कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर क्या इसमें कुछ अलाउंस मिलेंगे, नहीं बाबू, कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। 24,000 है वो 24,000 रहेगा और 26,000 है वो 26,000 रहेगा। हाँ, मेडिकल के लिए जो है सीएचएसएस के लिए कुछ डिडक्शन होता है, राइट। तो आप मान के चलो कि 23,000 समथिंग आपको इन हैंड मिलेगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 25,000 जो है समथिंग पर मंथ सेकेंड ईयर में मिलेगा, राइट। अच्छा, इसके अलावे आपको कुछ बुक्स वगैरह खरीदने होते हैं, तो आप अगर बुक्स खरीद के और उनको रिसिप्ट देते हैं तो वो 3,000 रुपये रिम्बर्स करेंगे आपको। 3,000 रुपये तक बुक खरीदने का अलाउंसेस रहते हैं, राइट, ओके। चलिए अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं कि ठीक है कि क्या क्या आपका टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपको क्या करना है। तो इसके लिए जो कुछ कंडीशंस हैं उन सबको हम लोग वन बाय वन करके देख लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि आपको और कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो एक ही वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा।
देखिए कह रहा है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ हैवी वाटर प्लांट कोटा। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि पहला आपको मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट कहाँ होगा भाई, तो वो होगा आपका मेडिकल ऑफिसर के पास, कहाँ, हैवी वाटर बोर्ड प्लांट कोटा में, जो कोटा राजस्थान है वहाँ पर हैवी वाटर प्लांट है, वहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा और वो कंप्लीट होना चाहिए सक्सेसफुली। राइट, अब ये मेडिकल टेस्ट क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, बीआरसी के प्लेलिस्ट जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां आप जाके देख सकते हैं, और आई होप सो कई बच्चे देख भी लिए होंगे। राइट, ठीक है ना, चलिए आगे कहता है। ठीक है, ये तो हो गया कि सक्सेसफुली कंप्लीशन। ठीक है, आगे कहता है कि आपको गैर न्यायिक स्टाम्प पर एक सेवा अनुबंध निष्पादित करना होगा, और निर्धारित प्रोफार्मा में आपके तथा एक जमानतदार जो कि राज्य या केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत राजपत्रित अधिकारी हो द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित 6,03,000 रुपये की राशि के लिए क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी प्रस्तुत करना होगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने कहा है कि आपको श्योरिटी बॉन्ड फिल करना है। ठीक है, और वो श्योरिटी बॉन्ड किस पर होना चाहिए, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर होना चाहिए। राइट, और आपको एक परफॉर्मा दिया जाएगा, वो परफॉर्मा उस पर जो है आपको परफॉर्मा को फिल करना होगा, और उस पर गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना होगा। समझ गए। और वो गजेटेड ऑफिसर किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के हो सकते हैं। तो श्योरिटी बॉन्ड का मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उस पर क्लियरली क्या क्या होता है, कैसे होता है, कितना स्टाइपेंड अगर बीच में छोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या क्या आपको पे करना होता है, कितना पे करना होता है, ये सारी बातें मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि श्योरिटी बॉन्ड पे वीडियो लाऊं जल्दी से जल्दी, तो प्लीज़ कमेंट हमें श्योरिटी बॉन्ड करके लिखिए। ठीक है, सो दैट मुझे पता चल सके कि हाँ आप लोगों को ज़रूरत है, तो मैं उसको आपको दे दूंगा। राइट, बना करके। चलिए उसके बाद देखते हैं, कहता है कि यू आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट HWP कोटा। कोटा में जब आप रिपोर्ट करेंगे रिक्रूटमेंट, प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज के लिए, तो वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स का भी मैं स्पेसिफिकली वीडियो बना दूंगा, सो दैट कि आप लोगों को और कोई दिक्कत ना हो, है ना। हालांकि इसमें जो लिखा है वो क्या लिखा है वो भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ओरिजिनल सर्टिफिकेट along attested copies in support of your academic qualification, यानी कि आपने जो जो इंटरव्यू के टाइम में एकेडमिक क्वालिफिकेशन दर्शाया है कि भाई हमने डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, ठीक है, वो सबसे पहले तो वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, प्लस 10th का भी सर्टिफिकेट ले जाना है। राइट, जिससे कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा। हाँ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा। नेशनलिटी के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, जो कि मतलब देखिए एक्चुअली वो नेशनलिटी आपको ये नहीं कहता कि वो आप इंडियन सिटीजन हैं, बट उससे प्रूफ हो जाता है कि हाँ ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लेंगे वो लोग। राइट, चलिए उसके बाद है आपका सेकंड, कहता है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी शैल सबमिट रिलेवेंट कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओरिजिनल रिगार्डिंग द रिजर्व कैटेगरी स्टेटस। अब देखिए जो आरक्षित वर्ग से सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कोई बच्चे ईडब्ल्यूएस से सेलेक्ट हुए होंगे, कोई ओबीसी से सेलेक्ट हुए होंगे, राइट, कोई एससी से सेलेक्ट हुआ होगा, कोई एसटी से सेलेक्ट हुआ होगा, कोई पीडब्ल्यूडी कोटा से सेलेक्ट हुआ होगा, तो उनको जो है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ले लेना है। समझ गए, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट कहता है कि यू विल हैव टू टेक ओथ of allegiance to Constitution of Union of India and oath of secrecy in the prescribed forms। देखिए क्या है कि आपको भारत संघ के संविधान के प्रति निष्ठा की जो है शपथ लेना होता है ना, और उसकी गोपनीयता को बरकरार बरकरार रखने के लिए एक शपथ पत्र फॉर्म भरना होता है। ठीक है, तो वो फॉर्म आपको अगर एक तो ये है कि चांसेस है कि इस लेटर के बाद आपको एक और लेटर मिले, जब आप इसका एक्सेप्टेंस मेल भेजेंगे कि हाँ हम एग्री हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ से हो सकता है कि आपको एक और मेल आए या बाई पोस्ट जो है आपको एक लेटर मिले, उसमें ये सारे फॉर्म्स रहेंगे। राइट, चलिए तो उसको आप फिल करके साइन करके दे देना होता है। ओके, नेक्स्ट कहता है कि यू विल नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर एनी पोस्ट और अ स्कॉलरशिप और अपीयर फॉर एनी एग्जामिनेशन फॉर अ स्टडी फॉर अपॉइंटमेंट्स और इंटरव्यू
during period of training. If you have already applied for any post or scholarship, you will have to withdraw such applications forthwith and confirm in writing that you have to done so within 10 days of your joining the training. देखिए, अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लीजिए। इसका कहने का मतलब ये है बाबू कि आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ये डायरेक्टली लिख रहा है कि जब आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगी तो उस दौरान ना तो आपको एग्जाम देना है, ठीक है, ठीक है, ना ही तो किसी नियुक्ति में आपको बैठना है, साक्षात्कार देना है, ठीक, या साक्षात्कार के लिए अनुमति वगैरह, अध्ययन के लिए अनुमति नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं है, मतलब आप उसमें रहते हुए किसी अदर जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंटरव्यू सॉरी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, राइट। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, कोई फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके का आप एजुकेशन बाहर से नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं पर एडमिटेड हैं, जैसे आपने कहीं फॉर्म भर दिया है, ठीक है, किसी पद के लिए या स्कॉलरशिप के लिए, राइट, तो उसमें क्या करना है आपको कि विद इन 10 डेज में आपको लेटर वापस ले लेना है ना। क्या करना है, लेटर वापस ले लेना है। तो अगर आप उनको बताते हैं कि हाँ मैडम हमने या सर जो भी रहेंगे, हाँ सर हमने इसरो का भर रखा है या आरआरबी जेईई का भर रखा है, ठीक है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में किसी का भर रखा है, तो वो लोग एक फॉर्म भराएंगे और कहेंगे कि भाई आप 10 डेज के अंदर में ले लो, राइट। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, यू नो वेरी वेल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये लिखते हैं, यू विल हैव टू ऑब्जर्व ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन regarding discipline, dress, etc. as may be in force and applicable to the staff of this unit from time to time. देखिए, वहाँ पे जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करना होगा। जैसे सीसीएस कंडक्ट 1972 करके कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स होते हैं, तो वो आपको फॉलो करने होते हैं, राइट। वहाँ जो ड्रेस है या डिसिप्लिन है जो भी है वो सब कुछ आपको फॉलो करना होता है ना, जो भी अप्लीकेबल है, या टाइम टू टाइम समय के साथ जो परिवर्तन होते रहते हैं वो सारे रूल्स आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट कहता है कि ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयर आफ्टर यू मे बी रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन राउंड द क्लॉक शिफ्ट ऑपरेशन, राइट। अभी देखिए मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि चूंकि ये प्रोडक्शन यूनिट है, हैवी वाटर बोर्ड मेजर रूप से प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है। हालांकि ये हैवी वाटर पे भी R&D करता है, बट मेजर रूप से क्या है, ये प्रोडक्शन यूनिट है, वो हैवी वाटर का उत्पादन करती है जनरली रूप से, मेजर रूप से। तो ऐसे में क्या है कि ट्रेनिंग पीरियड मतलब प्रशिक्षण, ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि एक तो ये होगा कि आपको 9 to 5 का ड्यूटी मिल जाए या 10 to 6 का ड्यूटी मिल जाए, ये भी हो सकता है। दूसरा ये होता है कि हर 8 घंटे पे शिफ्ट होते रहता है ड्यूटी, ठीक है। जैसे एक होता है 6 से 8 होता है, सॉरी 6 से 2 बजे तक होता है। फिर क्या होता है कि 2 बजे से लेकर 10 बजे रात तक होता है। फिर एक ड्यूटी होती है 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है। ये टाइम में भी वैरी कर सकता है, ठीक है, कहीं-कहीं 4 बजे भोर से भी शुरू होता है, कहीं 8 बजे से भी शुरू होता है। लेकिन 24 घंटा है तो 8-8 घंटे की 3 पाली होती है। अब उन 3 पाली में किसी भी पाली में आपको ड्यूटी करने के लिए दिया जा सकता है, राइट, समझ गए। तो ये है, तो इस दौरान जो है आप मना नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा काम करना पड़ सकता है। ये कहा जा रहा है कि ऐसा करना पड़ जा सकता है, और प्रोडक्शन यूनिट में जनरली ऐसा होता है, ठीक है, कि आपको राउंड द क्लॉक पड़ सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस सेक्शन में हैं, किस डिवीजन में हैं। कुछ डिविजन्स में नहीं भी होता है, कुछ डिवीजन में 9 to 5 या 10 to 6 की ड्यूटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि सबको यही ड्यूटी लगेगी, ठीक है, कुछ की लग सकती है, कुछ की नहीं भी लग सकती है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि you will not be entitled to any leave except 8 days of casual leave on medical ground, and your application should be supported by medical certificate issued by DAE hospital during the period of training. You will not be entitled to any other leave, and if absented from training you will not be eligible for the stipend, and the said period will not be counted for any purpose. Besides, you will be liable for disciplinary actions which may include your discharge from training or extension of the training period. देखिए ये क्या लिख कहते हैं, कह रहे हैं
कि आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 8 दिन की जो है कैजुअल लीव्स दिया जा सकता है, मतलब आकस्मिक जो छुट्टी होती है वो भी किस पर, मेडिकल ग्राउंड पे दिया जा सकता है। आप ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं कि सर हमको घर जाना है, ठीक है, या हमको घूमने जाना है, इस तरीके से आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी मिलेगी 8 दिन, राइट। अब ये मेडिकल ग्राउंड पे छुट्टी कब मिलेगी, वो डीएई के जो हॉस्पिटल हैं, जैसे बार्क मुंबई में बीआरसी का हॉस्पिटल है, ठीक है, हाई वाटर बोर्ड प्लांट कोटा में वहां पर डीएई का हॉस्पिटल है, राइट, वहां पे हाई वाटर बोर्ड का हॉस्पिटल है और बीआरसी का हॉस्पिटल है। तो जो भी हॉस्पिटल्स हैं या जो भी आपके हेल्थ जो हेल्थ से रिलेटेड जिस भी हॉस्पिटल्स में आपको परमिशन वहां दिया जाएगा, उस हॉस्पिटल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होंगे या जो मेडिकल ऑफिसर होंगे, वो क्या करेंगे कि आपको साइन करके देंगे कि हाँ भाई इस बंदे को वायरल फीवर है, 3 दिन का छुट्टी दे दो, हाँ भाई इस बंदे को ये डिजीज है, ये गर्ल्स बॉय जो भी हो उसको 2 दिन की छुट्टी दे दो या 5 दिन की छुट्टी, इसको रेस्ट की जरूरत है, ठीक है, तो उस आधार पे आपको मिलेगा। अगर ऐसा होता है कि आप 8 दिन से अधिक छुट्टी लेते हैं तो आपको जो है जब जो छुट्टी होगा उसका स्टाइपेंड कटेगा, पहला बात। दूसरा जो है उसको किसी पर्पस के लिए नहीं माना जाएगा और हो सकता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो आप पर, है ना, या आपको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाए, ठीक है, आपको वहीं से हटा दिया जाए। लेकिन जनरली मैं बता दूं कि अभी तक के इतिहास में, ठीक है, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं आया है जिसमें किसी भी कैंडिडेट्स को या किसी भी ट्रेनिंग को बाहर निकाला गया है, ठीक है, मेडिकल की वजह से, है ना। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जानबूझ करके मेडिकल लेने लगते हैं, है ना। मैं कई ऐसे केसेस को जानता हूँ, ठीक है, जैसे उनकी ज्वाइनिंग कहीं और हो गई थी तो बार बार छुट्टी ले रहे थे, ठीक है, तो एक बार ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर को बोलना पड़ा था सर को कि देखो अगर ऐसा करोगे तो मेडिकल बोर्ड बैठेगी और हटा दिए जाओगे, ठीक है। हालांकि उसके कुछ दिन बाद ही उसने दूसरा जॉब ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो ऐसा भी करते हैं। बट आई होप सो कि आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपके जो भी ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर हो उनको ये सारी बातें बोलना पड़े। राइट, चलिए, तो डर, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है, रियल मेडिकल प्रॉब्लम है तो छुट्टी मिल जाती है। अगर ऐसे ब्लफ है तो फिर आपको आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि यू आर लाइएबल टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम ट्रेनिंग कोर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कोर्स और एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रेनिंग विदाउट नोटिस और विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। कहता है कि प्रशिक्षण अवधि का दौरान, मतलब कि जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है उसके दौरान आपको डायरेक्ट वहां से निकाला जा सकता है बिना किसी कारण बताए हुए, ठीक है, सीधे थमा दिया जाएगा कि हाँ ठीक है अब जाओ, राइट। तो देखो अभी तक ये जो कंडीशन लिखा हुआ है ना, अभी तक ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया है, ठीक है। तो आप भी मतलब ऐसा कोई सीसीएस रूल्स का वायलेशन नहीं कीजिएगा, ठीक है, या कुछ ऐसा एक्सट्रीम कंडीशन मत कर दीजिएगा। हालांकि ऐसा कोई केसेस हुआ नहीं है तो डरने की जरूरत इस कंडीशन से भी नहीं है। आप नॉर्मल रहेंगे, ओके है तो ओके है, चलेगा, आराम से ट्रेनिंग 2 साल कंप्लीट हो जाएगी और आराम से फिर लेवल 7 में एज ए साइंटिफिक असिस्टेंट सी आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट कहता है, इफ यू कंप्लीट द ट्रेनिंग सक्सेसफुली यू मे बी कंसीडर फॉर ऑब्जॉर्प्शन इन द ग्रेड ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट सी इन रिवाइज्ड पे मैट्रिक्स सब्जेक्ट टू मिनिमम पे, ओ सॉरी, मिनिमम मिनिमम पे होना चाहिए, ठीक है, वो बस स्पेलिंग मिस्टेक है। मिनिमम पे ऑफ RS 44,900 एंड अलाउंस एज एडमिसिबल। तो देखिए आगे कहते हैं कि अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो लेवल 7 में, राइट, लेवल 7 में आपका जो है आपका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा एज ए साइंटिफिक असिस्टेंसी, जिसका लेवल 7 है, और उसका बेसिक पे जो होगा वो 44,900 होगा, और उसके साथ जो DA है, TA है, TPA है, ठीक है, HRA है ना, प्रीस है, जो भी है, प्रीस या प्लीस जो भी वहाँ अप्लीकेबल होगा उस यूनिट में वो आपको मिलेगा, राइट। तो ये है। अच्छा, इसमें कितना सैलरी आता है ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, अगर ये जानना चाह रहे हैं, और उस दौरान कितनी सैलरी मिलती है, अकोमोडेशन क्या होता है आपका, वो हॉस्पिटल का क्या है, मेडिकल कंडीशन क्या है, अदर अलाउंसेस क्या है, तो उसका डिस्क्रिप्शन जो BARC प्लेलिस्ट है उसमें मैंने डाल रखा है वो वीडियो, आप वहां से उस प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि यू विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ट्रेनिंग एंड सर्व इन एनी ऑफ हैवी वाटर प्लांट्स लोकेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री और एनी
of the constituent unit of DAE in the country after absorptions। ठीक है, कह रहा है कि हाँ आगे देख लीजिए, इफ ऑफर्ड अपॉइंटमेंट आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब आपको ट्रेनिंग के बाद अगर अपॉइंटमेंट ऑफर किया जाता है, जो कि जनरली होता है, ठीक है, यदि नहीं वो होता ही है सबको, ट्रेनिंग के बाद जो है ऑफर किया जाता है, एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको किया जाता है, और आज तक कोई भी इंटरव्यू में फेल नहीं हुआ है, ठीक है, और इंटरव्यू मौखिक होता है, राइट। चलिए, तो जैसे इस बार इंटरव्यू आप लोगों का हुआ था, वैसे ही इंटरव्यू वहाँ उस टाइम भी होगा। तो आपको हैवी वाटर का जो प्लांट्स है वो 2-3 जगह इंडिया में है, तो उनमें से कहीं भी या DAE के किसी भी यूनिट में भेजा जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, ऐसे है जनरली यही होता है कि जहाँ पर ट्रेनिंग होता है मैक्सिमम चांसेस होता है कि वहीं रहेगा, नहीं तो उसी यूनिट में, जैसे हैवी वाटर है तो हैवी वाटर में ही किसी अदर जगह भेजा जाएगा, किसी और DAE में भी भेजा जा सकता है, ये इसमें मेंशन कर रहा है ना। आगे कहता है कि इफ यू फेल टू कंप्लीट ट्रेनिंग और फेल टू सर्व गवर्नमेंट फॉर 3 years, if offered an appointment you will be liable to pay government a sum equivalent to entire aggregate amount of a stipend received by you during the period of training together with interest thereon। कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कि ट्रेनिंग के बाद आप 3 साल का जो पीरियड है वो आप सर्व नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, है ना, तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो स्टाइपेंड मिला है ना, कितना 24 मंथ हो गया, 24 मंथ में जो टोटल स्टाइपेंड मिला है वो सारे स्टाइपेंड को जोड़ करके प्लस उसका जो इंटरेस्ट बनेगा जब तक आप ज्वाइन किए हुए हैं वो आपको पे करना होगा, तब फिर वो आप लोगों का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करेंगे और फिर आपको वहां से छोड़ेंगे, राइट। हाँ, अगर आप 3 साल, मान लेते हैं कि कोई ऐसा हुआ कि 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, फिर 3 साल और कंप्लीट कर लिया, अब उसके बाद छोड़ना चाहता है, तो उसको कोई भी जो है किसी भी तरीके का स्टाइपेंड लौटाने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं, राइट, क्योंकि उसका 3 साल ट्रेनिंग का 2 साल और फिर एज ए जब SSC का साइंटिफिक एसिस्टेंसी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका 3 साल, टोटल 5 साल तक ही सर्व करने का बॉन्ड रहता है, राइट। नेक्स्ट कहता है कि योर एडमिशन फॉर ट्रेनिंग विल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड एंटासीडेंट, बीइंग अ सेंसिटिव डिपार्टमेंट एनी रिमार्क्स with respect to your character may be viewed seriously and will be considered separately for offer of appointment, continuance of training or not। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये कह रहा है कि जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें जो एडमिशन होगी आपकी, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपके जो है चरित्र और पूर्ववृत्त जो भी है उसके सत्यापन के आधार पर। तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट में बन जाता है, राइट, तो वहां से आप बना लीजिएगा। अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस चाहिए, ठीक है, कि कैसे बनेगा सर, ठीक है, देन कमेंट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर मैक्सिमम लोगों का कमेंट्स होगा, ठीक है, मोर देन 50%, देन आई विल, ठीक है, मेक अ वीडियो ऑन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूब्स में भी अवेलेबल्स होंगे, यू कैन सी, ठीक है, फ्रॉम देयर। समझ गए, तो ये हो गया। नेक्स्ट है, आगे कहता है कि इन केस ऑफ SC ST OBC EWS candidates the appointment will be provisional and is subject to the caste tribes certificate being verified through proper channel, and if verification reveals that the claim belongs to the scheduled caste and or a scheduled tribe or other backward class or EWS, as the case may be, is false, the service will terminate it forthwith without assigning any further reason and without prejudice such further action as may be taken under the provision of Indian Penal Code for production of false certificate। अब देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिनका EWS या SC ST सर्टिफिकेट या OBC सर्टिफिकेट जो है उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैलिड नहीं है, या किसी ने ऐसा किया है कि वो OBC में नहीं आता है बट फिर भी उसमें OBC लगा दिया। कोई ऐसे बच्चे हैं जो SC ST में नहीं आते हैं फिर भी SC ST लगा दिए, यानी कि आप झूठा प्रमाण पत्र अगर दे रहे हैं, ठीक है, SC ST OBC या जो आपका फिजिकल PWD जो कहते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं, तो
आपको उस केस में अगर वेरिफिकेशन में आप पकड़े जाते हैं तो सबसे पहले तो कि आपको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जब भी पकड़े जाएंगे टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और आईपीसी के तहत, ठीक है, अभी आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो गया है, तो भारतीय न्याय संहिता के तहत, ठीक है, जो भी आप पर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि इन द केस ऑफ ओबीसी कैंडिडेट द अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इंडिकेटेड that candidate is not belonging to the person a section claimable here mentioned in column 3 of scheduled गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, DOPT डेटेड और ये जो भी है, एंड द सर्टिफिकेट शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म सर्कुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर सर्टिफिकेट शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए अब ओबीसी वालों के लिए स्पेसिफिकेशन क्या ये लोग दिए हैं कि अगर ओबीसी में बंदा है कोई, ठीक है, और उनके पास अगर वो क्रीम लेयर में आते हैं, राइट, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो इसके लिए आरक्षण के लिए वैलिड नहीं है। हाँ, अगर वो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर उनके पास है, ठीक है, तो वो है, इसमें वैलिड है। लेकिन एक बात और है कि जो एप्लीकेशन डेट था, जैसे कि 22/5/2023, उस समय आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकला था, तो उस समय जो ओबीसी होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए। और ओबीसी की जो वैलिडिटी है बाबू वो 1 ईयर होता है। समझ गए, कितना ईयर होता है? 1 ईयर होता है। यानी कि अगर आपका ओबीसी जो है 23/5/2022 का भी बना हुआ है, तब भी वो 22/5/2023 में वैलिड है, राइट। यानी कि 23/5/2022 से लेकर के 22/5/2023 के बीच अगर आपका ओबीसी बना हुआ है तो वो वैलिड है, ठीक है, समझ गए। अभी अगर आप फिर भी चाहते हैं कि एक और ओबीसी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी लेटेस्ट का भी बनवा सकते हैं, राइट, समझ गए। तो आप लेटेस्ट का बनवा लीजिए, ठीक है, लेटेस्ट का बनवा लीजिएगा तो और सेफ रहेगा आपके लिए, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है। ईडब्ल्यूएस का भी ऑलमोस्ट वही है, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये पूरा क्या करूँ। ईडब्ल्यूएस में कह रहा है, ठीक है, कि द इनकम एसेट सर्टिफिकेट शैल बी इशूड फॉर द ईयर 23-24 बेस्ड ऑन द इनकम फाइनेंशियल ईयर 2022-23। देखिए क्या होता है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है ना, वो उसके पिछले साल कितना इनकम था उसके आधार पे अगले साल बनता है। जैसे अभी मान लेते हैं कि जैसे 2022-23 का हमको सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसका उसके इनकम के आधार पे 2023-24 में वो सर्टिफिकेट बनेगा कि आप ईडब्ल्यूएस में हैं। अगर 2023-24 का सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, तो सॉरी 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का इस्तेमाल करते हुए 24-25 का बनेगा, समझ गए। तो जिनके पास नहीं है वो जाकर के बना लीजिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि उस समय एडवर्टाइजमेंट के टाइम का नहीं था तो आप एफिडेविट करा सकते हैं, है ना, एफिडेविट करा सकते हैं कि नहीं हम उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जो 2022-23 का फाइनेंशियल ईयर है या 23-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम क्या है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं। और ईडब्ल्यूएस की क्या है कंडीशन कि आपकी जो इनकम होनी चाहिए, आपकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो लेस देन 8 लाख होनी चाहिए, राइट, समझ गए। चलिए तो ये हो गया आपका पूरा कंडीशंस, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस उन्होंने रखा है। अब आगे कुछ और बातें देख लेते हैं, ठीक है, कि आपको आगे इस लेटर पे आपको एक्शन क्या लेना है उसके बारे में, राइट। तो चलिए सेकंड वाला हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सेकंड एक्शन क्या लेना है ये समझो। कह रहा है कि इफ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर मेड to you on above condition you may convey your acceptance by a speed post and email on or before 3 सितंबर 2024। कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं इस ऑफर को, ठीक है, तो आपको एक विलिंगनेस लेटर भेजना है। क्या भेजना है? विलिंगनेस लेटर, मतलब एक्सेप्टेंस लेटर भेज देना है कि हाँ हम एक्सेप्ट करते हैं। और वो कब तक भेज देना है? 3 सितंबर तक भेज देना है, क्योंकि अगर 3 सितंबर के बाद अगर भेजते हैं, ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अभी काफ़ी डेट है, राइट, अभी तो 24-25 हो रहा है, अभी 6-7 दिन डेट है, आप आराम से, हालांकि तुरंत भेज दो, अभी मेल मिल चुका है आप लोगों को, अभी तुरंत भेज दो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और एक्सेप्टेंस लेटर कैसे लिखेंगे, ठीक है, ये भी जो है बीएआरसी के प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने, ठीक है। उसमें मैंने 3 फॉर्मेट्स बताए हैं, ठीक है, 2 लॉन्ग फॉर्मेट्स है, 1 शॉर्ट फॉर्मेट्स है
है ना। और एक्सेप्टेंस लेटर का फॉर्मेट कैसा होता है, अगर वो हार्ड कॉपी अगर आपको आता है, ठीक है, तो उसको कैसे मेल करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या उसमें इस्तेमाल करना है, वो सारा डिटेल्स हमने जो है उसमें डाल रखा है। आप जाइए वो वीडियो देखिए, ठीक है, वो वीडियो देख करके, ठीक है, जो आपको अगर शॉर्ट फॉर्मेट में लिखना है शॉर्ट में लिखिए, लॉन्ग में लिखना है लॉन्ग में लिखिए, और इस पर आप भेज दीजिए। राइट, ये लेटर पे आप ये इस पर जो है आप मेल कर दीजिए, ठीक है। या स्पीड पोस्ट भी आप वो एक लेटर लिख करके स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। तो स्पीड पोस्ट किस पर करेंगे, तो इस लेटर पर करेंगे। आप लोग जितना जल्दी एक्सेप्टेंस लेटर मेल करेंगे ना, ठीक है, उधर से जो है और भी और डाटा क्लेरिफाई होकर के आपको मिलेगा, ठीक है, और भी जल्दी अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह जो भी है, ठीक है, वो आपको आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आगे कहता है कि इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर यू मे हैव टू रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग टेंटेटिवली ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अगर आप लेटर एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको टेंटेटिवली है, ठीक है, मतलब एक अंदाजतन कि हो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में जो है आपको वहां बुलाया जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। और ये जो होगा वहीं पर जो है आपका फॉर कंप्लीटिंग मेडिकल एग्जामिनेशन एंड प्री एडमिशन फॉर्मेलिटीज, ठीक है। इन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है कि अगर आप प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में, ठीक है, आपको एग्जैक्ट डेट बता दिया जाएगा। अगर डेट नहीं है तो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आप स्टार्ट में ही चले जाइए, ठीक है। और वो इस एड्रेस पर जाना है, भारी पानी संयंत्र कोटा, ठीक है। इस पर जाकर के आपको रिपोर्ट करना है, ताकि वो लोग जो है प्री एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज वगैरह है, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह है, या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है वो कर सकें। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कहता है। इफ यू फेल टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर बाय ड्यू डेट दिस ऑफर विल बी ट्रीटेड एज ए कैंसल विदाउट एनी फर्दर नोटिस टू। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि आप 3 सितंबर तक उसको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भेजते हैं सपोज, तो क्या होगा, तब वो लोग मान लेंगे कि आप उसमें ज्वाइन करने के लिए विलिंगनेस नहीं है, आप इच्छुक नहीं है, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो वेटिंग लिस्ट वाला होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा। समझ गए। अच्छा, इसके लिए नो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस विल बी रिम्बर्स्ड टू यू फॉर द जर्नी परफॉर्म्ड फॉर ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग कोर्सेज। तो ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए जो आप जर्नी परफॉर्म करेंगे ना, उसके लिए आपको कोई भी जो है यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, मतलब यात्रा भत्ता जो है ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए, अब इस ये तो ओवरऑल हो गया, ओवरऑल की बातें हो गई। अब देखिए उसमें लिखा है, क्लियरली रूप से लिखा है कि चिकित्सा एवं अन्य पूर्व प्रवेश औपचारिकताओं के लिए आपको जो है सेकेंड वीक ऑफ द अक्टूबर में ज्वाइन करना है। अब इसमें ये चीजें कहीं नहीं लिखा है बाबू, ठीक है, कि आपको कब ज्वाइनिंग होगी। राइट, इसमें डायरेक्टली सेकेंड वीक ऑफ लिखा है। अच्छा हाँ, ट्रेनिंग जो स्टार्ट होने का जो एक पीरियड है, ठीक है, वो ट्रेनिंग का स्टार्ट होने का पीरियड जो है वो सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में ही एक जो है एक्सपेक्टेड है। राइट, तो हालांकि इस पूरे में कहीं पर भी हमें तो नहीं दिखा कि कुछ, तो कहीं ऐसा कुछ क्लियरली मेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन एक जगह जो है उन्होंने टेनेटिवली करके एक दिया है, ठीक है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिपोर्ट फॉर ट्रेनिंग टेनेटिवली। राइट, तो आप ये मान के चलिए कि हैवी वाटर प्लांट जो है वो चांसेस है कि मेडिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी टाइम कराएगा जब आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। तो इसका मतलब है कि वहाँ जो बैच साइज है, एक स्मॉल बैच साइज है, इसीलिए ये लोग क्या करेंगे कि एक पूरे बैच को 3 से 4 दिन पहले, ठीक है, जो आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने का डेट रहेगा, ठीक है, 3 से 4 डेज पहले जो है आपको बुला लेंगे वहाँ पर, और बुला करके आपका मेडिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा करा करके जो भी फॉर्मेलिटीज है, आपका आईडी कार्ड वगैरह बनवा करके सब कुछ करके, ठीक है, और 3 से 4 दिन में आपकी ज्वाइनिंग ले लिया जाए। राइट, तो एक्सपेक्टेड यही है कि इसमें जो है जो इसमें इस लेटर में लिखा हुआ है उसका मतलब यही तो समझ में आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है, कि आपका जो ये जो है वाटर प्लांट है उसका एक ही साथ होने वाला है, ठीक है। हालांकि ब्रीड का जो था वो अलग अलग डेट था, ब्रीड का जो है 9 सितंबर 10 सितंबर को शायद बुलाया गया है, और फिर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में ट्रेनिंग दिया जाएगा।
राइट। अब देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि सर हमको वहाँ पे रेसिडेंशियल का क्या होगा, जाएंगे तो रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा वगैरह क्या। तो देखिए वो सारा वो तो ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में आपको हॉस्टल मिलेगा, लेकिन अगर आप मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ के एडमिन को ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और बताइए कि सर हम लोग मतलब मैं इस दिन आ रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे कोई है नहीं, तो रहने के लिए मुझे अगर हॉस्टल में वहाँ के जो हॉस्टल है, ठीक है, या जो गेस्ट हाउस है उसमें अगर टिल ट्रेनिंग ज्वाइनिंग तक हमको मिल जाता तो फिर बाद में देखते। तो वो लोग अरेंजमेंट कर देते हैं, जनरली खाली रहता है, कर ही देते हैं, है ना। और हालांकि जनरली खाली ही रहता है तो मिल ही जाता है, ओके। तो इन सब के लिए टेंशन नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स होकर जाइए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, ओके। चल, तो चलिए मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर और कुछ हमारे तरफ से आपको हेल्प चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है, जो पॉसिबल होगा आई विल डू दैट, ओके। मिलते हैं फिर, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।